की है। तो रासायनिक बलगतिकी के अंदर कल हमने उससे पहले वाले वीडियो में जो बताया था वो हमने अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया वेग को के स्थिरांक, मात्रक, और आज जो कहेंगे बताएंगे कि अभिक्रिया हमारी दो प्रकार की होती हैं, वो कौन कौन सी हैं। एक प्रकार की वो अभिक्रियाएं हैं जब उत्पाद, अभिकारक एवं उत्पाद दोनों की स्टोइकियोमेट्री समान, स्टोइकियोमेट्री समान हो। स्टोइकियोमेट्री का मतलब इंग्लिश के हिंदी का शब्द जो है समान हो। हिंदी का शब्द जो है वो क्या है स्टोइकियोमेट्री का? रस समीकरण मिति। क्या कहते हैं इसको? रस समीकरण मिति, रस समीकरण मिति कहते हैं। इसका मतलब है कि अभिकारकों और उत्पादों की जो अनुपात है वो दोनों समान रहने चाहिए। अगर समान है तो हम अभिक्रिया, हमारे पास अभिक्रिया हमने क्या ले ली? हमने ले ली Hg + Cl2 और एरो क्या हमने दिया HgCl2। यहाँ अभिकारक का एक मूल, इस अभिकारक का भी एक मूल और उत्पाद का भी हमारा एक मूल प्राप्त हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रियाओं में अभिकारकों और उत्पादों का जो अनुपात होता है वो समान होता है। तो समान होने के लिए अभिक्रिया का जो वेग हम लिखते हैं वो अभिक्रिया का वेग हमारा क्या रहेगा? अभिक्रिया वेग बराबर हम क्या लिख देंगे? सीधा। यानी हमारे पास अभिक्रिया वेग को दो तरीके से प्रदर्शित करने के तरीके हैं। चाहे तो हम अभिकारक की सांद्रता में कमी के द्वारा बता दें या हम उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि के द्वारा बता दें। तो यहाँ पर जो हमारे अभिकारक हैं वो दो हैं। तो दोनों अभिकारकों के लिए क्या लिखेंगे हम? माइनस डेल्टा Hg की सांद्रता में कमी, माइनस Hg सांद्रता की कमी। यहाँ अपने कमी कर दी और हमारा क्या है? कमी में लगा समय बराबर। अब क्या है, क्योंकि यहाँ पर अभिकारक दो हैं तो दोनों अभिकारक को भी लिख सकते हैं। तो माइनस क्या हो गया? माइनस डेल्टा Cl2 की सांद्रता में कमी अपॉन क्या हो गया? dt। और ये बराबर किसके होगा? डेल्टा HgCl2 की सांद्रता में वृद्धि अपॉन dt के बराबर होगा। तो जब स्टोइकियोमेट्री समान हो, उत्पाद और अभिकारक दोनों की सांद्रताएं समान हो, तब हम किसी एक के द्वारा, एक की सांद्रता में जो परिवर्तन हो रहा है, हम तो नहीं कह सकते कि वृद्धि और हो रहा है, चाहे तो उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि से लें चाहे अभिकारक की सांद्रता में कमी से लें, तो वहाँ पर अभिक्रिया का वेग जो है वो इस तरीके से प्रदर्शित किया जाएगा। दूसरी प्रकार की अभिक्रियाएं होती है वो कौन सी हैं? अभिकारक एवं उत्पाद की स्टोइकियोमेट्री भिन्न हो, स्टोइकियोमेट्री भिन्न हो, भिन्न हो। अब क्या होगा? यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसे अभिकारक आ जाते हैं कि रिएक्शन आ जाती हैं, अभिक्रियाएँ आ जाती हैं कि इनमें स्टोइकियोमेट्री दोनों की भिन्न भिन्न होती है। अब दोनों की भिन्न भिन्न के लिए हमने क्या ले लिया? हमने ले लिया N2 + थ्राइस H2 एरो या रिवर्सिबल, और एरो लगा दिया हमने, क्या लिया? ट्वाइस NH3। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि हमारे नाइट्रोजन का एक मोल, इसका कितना मोल आ रहा है? 1 मोल। इसके कितने आ रहे हैं? 3 मोल। और इसके कितने बन रहे हैं? 2 मोल प्राप्त हो रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? अब यहाँ पर ये है क्यों? यहाँ पर होने का मतलब है इसका 1 मोल वियोजित हो रहा है, इसका 1 मोल वियोजित हो रहा है, उसका 1 ही मोल प्राप्त हो रहा है। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है? यहाँ इसका तो 1 मोल अपघटित हो रहा है लेकिन अमोनिया के 2 मोल बन रहे हैं। तो 1 मोल से 2 मोल प्राप्त होना, यानी अभिक्रिया का अगर वेरिएशन देखें तो हम कोई चीज़ 1 खर्च कर रहे हैं और हमें 2 गुनी प्राप्त हो रही है। यहाँ क्या है? यहाँ पर हमारे 3 मोल हैं, हम इन 3 मोलों को खर्च कर रहे हैं तो हमें 2 मोल प्राप्त हो रहे हैं। यानी यहाँ का जो वेरिएशन है वो क्या है? वो खर्च तो ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन प्राप्ति कम हो रही है।
तो ऐसी अभिक्रिया के को जो वेग है उसको लिखने के लिए क्या करते हैं, स्टाइकियोमेट्री का हम क्या कर देते हैं, गुणांक का भाग दे देते हैं। ठीक है, तो वहां क्या लिखेंगे, अभिक्रिया वेग, अभिक्रिया वेग बराबर क्या होगा, यहां हमारे होगी लिखी तो वही जाएगी, यानी माइनस के डेल्टा N2 की सांद्रता में कमी अपॉन dt बराबर हम फिर लिख रहे हैं क्या, डेल्टा H2 की सांद्रता में कमी अपॉन dt बराबर डेल्टा NH3 की सांद्रता में वृद्धि अपॉन dt। लेकिन अभी क्या, अभी ये पूरी बराबर नहीं हुई रिएक्शन, हमने ऊपर वाले की तरह लिख ली, लेकिन हमें करना क्या है, जितने जितने मोल हैं उन मोलों का उसमें भाग दे देना है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का 1 मोल है तो यहाँ पर हमारा ऐसे ही लिखे रहेगी। हाइड्रोजन के यहाँ 3 मोल हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से कर देंगे 1/3। और अमोनिया के कितने मोल प्राप्त हो रहे हैं, 2, तो यहाँ हम कर देंगे 1/2। यानी अब देखिए, अब हमारा क्या करा है, यहाँ जो कंडीशन आ रही है वो कंडीशन क्या है कि नाइट्रोजन के 1 मोल में परिवर्तन हो रहा है, नाइट्रोजन के 1 मोल में परिवर्तन हो रहा है। तो अमोनिया के कैसे मोल बन रहे हैं, यहाँ पर अमोनिया कितने मोल बनते हैं, 2, तो 2 के हमने क्या कर दिया, आधा, इसका मतलब 2 का आधा 1, तो 1 मोल नाइट्रोजन के विघटन से अमोनिया का भी 1 मोल ही प्राप्त होगा। ठीक है, यह क्या है, 2/3 का, यानी 1/3 कर दिया है, 1/, इसी प्रकार जैसे अगर आपको समझ में ना आए तो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ नाइट्रोजन का 1 मोल वियोजित हो रहा है और अमोनिया के 2 मोल प्राप्त हो रहे हैं। तो नाइट्रोजन के 1 मोल के बराबर अमोनिया प्राप्त हो, इसलिए हमने क्या कर दिया, अमोनिया का आधा कर दिया। तो नाइट्रोजन की सांद्रता में जो कमी है वो अमोनिया के सांद्रता में वृद्धि के बराबर हो गई। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, इन अभिक्रियाओं के वेग को हम लिख सकते हैं ऐसे, जब स्टाइकियोमेट्री की दोनों कैसी हो, भिन्न भिन्न हो। अब इसके लिए मैं जनरल एक रिएक्शन लिख दे रहा हूँ, उस जनरल रिएक्शन से आप जो है किसी भी अभिक्रिया के लिए जहाँ स्टाइकियोमेट्री समान नहीं है उसके लिए आप सूत्र लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिखा, हमने जनरल रिएक्शन लिखी है कि स्मॉल a अभिकारक के प्लस स्मॉल b अभिकारक के, और एरो क्या बनेगा, स्मॉल c अभिकारक के प्लस स्मॉल d अभिकारक के लिए। ये कोई अभिक्रिया ले ली जिसकी स्टाइकियोमेट्री समान नहीं है, सारी चीज़ें कैसी हैं, अलग अलग हैं। तो इसके लिए अभिक्रिया वेग कैसे लिखेंगे, अभिक्रिया वेग बराबर क्या लिखेंगे हम, डेल्टा A की सांद्रता में कमी बटे dt माइनस का आ जाएगा 1/a लिखेंगे, बराबर क्या होगा, -1/b डेल्टा B की सांद्रता में कमी अपॉन dt इक्वल टू क्या होगा, ये तो सांद्रता में कमी हो गई, अभिकारकों की सांद्रता में कमी, और बराबर क्या होगी, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि। तो 1/c डेल्टा C अपॉन dt बराबर क्या होगा, 1/d डेल्टा D की सांद्रता में वृद्धि अपॉन dt। यानी उत्प्रेरक जो का नाम है, जो हमारे उत्पाद हैं उन उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि है, और वृद्धि को हमने क्या लिखा, पॉजिटिव सी। अभिकारकों की सांद्रता में कमी हो रही है और कमी को हमने क्या लिखा, नेगेटिव सी। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इन अभिक्रियाओं को हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो अभिक्रिया के वेग 2 तरीके से लिखने को आएंगे। यदि अभिक्रिया की स्टाइकियोमेट्री समान है तो हम क्या करेंगे, तो अभिक्रिया की स्टाइकियोमेट्री समान होने से हम क्या कर देंगे, उनके अभिक्रिया के वेग ऐसे लिख देंगे, और दूसरे क्या करेंगे, अभिक्रिया के वेग को हम इस तरीके से लिख देंगे। तो किसी प्रकार की इस प्रकार की अगर इस फॉर्मेट की अभिक्रियाँ आती हैं तो आपको इस फॉर्मेट के आधार पर लिख देंगे, और वैसी अभिक्रिया का वेग जो है वो हम पहले की तरह लिखते आएंगे कि अभिकारक की सांद्रता में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, ये अभिक्रिया वेग के बराबर होता है। क्योंकि वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, और दूरी का अंतराल चली गई दूरी बटा हमारा क्या कहलाता है, समय कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारी हेडिंग हो गई। अगले हम इसके बाद क्या लेते हैं, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, ये आपका थ्योरेटिकल पार्ट है, इसमें डेरिवेशन कुछ नहीं है। अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक,
करने वाले कारक। और वो कारक कौन कौन से हैं, उन कारकों को हम नंबर डाल दे रहे हैं। तो अब सबसे पहला कारक है अभिकारकों का सांद्रण। अभिकारकों का सांद्रण। दूसरा क्या है हमारा, अभिकारकों की प्रकृति। अभिकारकों की प्रकृति। और तीसरा हमारा क्या है, ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव, ठीक है। और अगला है उत्प्रेरक का प्रभाव। उत्प्रेरक का प्रभाव, ठीक है। अब ये भौतिक अवस्था भी आती है, तो वो क्या है, भौतिक अवस्था का प्रभाव, विकिरण का प्रभाव। पांचवा ले लो, भौतिक अवस्था का प्रभाव। छठा है विकिरण का प्रभाव, विकिरण का प्रभाव। और अगला है ठोस अभिकारकों का पृष्ठ, ठीक है। अभिक्रिया वेग का साधन, तो बहुत सारे यह भी ऐसे। तो हमने क्या लिया, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अभिकारकों का सांद्रण। ये हमारी कोई अभिक्रिया है ए, एरो हमने क्या लिया पी, ठीक है, ए एरो पी। तो ए एरो पी का मतलब है, हमने इससे पिछले वाली वीडियो में ये बताया था कि ये हमारा क्या हो गया, समय हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, सांद्रता का पद हो गया, सांद्रता। तो हमने क्या लिया था, इस तरीके की अभिक्रिया दिखाई थी हमने। तो इस तरीके से अभिक्रिया आई गई, तो ऊपर से हम क्या डालेंगे, लंब डालेंगे ऐसे समय के साथ, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या डालिया, समय के साथ लंब डालिया। इनको मैंने सांद्रता के पदों में कट किया। तो जब सांद्रता के पदों में कट करेंगे तो क्या देख रहे हैं हम ये देख रहे हैं, ये हमारा गलत लग गया, यहाँ से लगेगा हमारा ये। अब देखिए अंतराल यहाँ क्या है, वो कह रहा है अभिकारकों का सांद्रण। सांद्रण का मतलब है जब उसकी सांद्रता ज़्यादा होती है तो अभिक्रिया का जो वेग है, अभिक्रिया का वेग वो एकदम बढ़ता है ना, एकदम बढ़ता है। ये एकदम बढ़ गया, ये सांद्रता में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया, समय के साथ सांद्रता में बहुत बड़ा परिवर्तन। समय तो हमारा ये रहा डेल्टा टी, और ये हमारा पर क्या आएगा, डेल्टा एक्स। यानी सांद्रता में एकदम एकाएक क्या हो गई, कमी हो गई। लेकिन जैसे जैसे हम आगे की ओर चलते हैं तो ये जो है डेल्टा एक्स, और ये हमारा क्या है, डेल्टा टी। इस पॉइंट पे देख रहे हैं, तो इस पॉइंट पर हमारा डेल्टा टी ये रहा और डेल्टा एक्स ये रहा। सांद्रता में देखिए ऊपर वाली सांद्रता से और नीचे वाली सांद्रता से कैसा आ गया, सांद्रता का मान जो है वो घट गया। तो घट जाने का मतलब है यदि हम अभिकारकों की सांद्रता सबसे ज़्यादा ले लें, है ना, और समय चालू कर दें, तो अभिक्रिया जो है वो पहले तीव्र वेग से चलेगी, फिर जैसे जैसे सांद्रता घटती चली जाएगी वैसे वैसे अभिक्रिया का वेग जो है वो कम होने लगेगा। तो सांद्रता में अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग जो है वो बढ़ जाता है। उत्पाद की सांद्रता कम करेंगे, यानी ये हमारी कम करेंगे, दोनों का बराबर भी होकर इसको ज़्यादा लिख दिया है तो अभिक्रिया का वेग आगे की ओर जाएगा, और ये हमारे पास क्या रहेगा, कम। जब ये ज़्यादा मान होगा तो ये हमारे पास कम रहेगा ही रहेगा, तो अभिक्रिया जो है वो ज़्यादा से कम की ओर चलेगी। और अगर हमने यहाँ पर ये ज़्यादा ले लिया और ये हमारे पास कैसा है, कम है, तो उल्टी अभिक्रिया हो गई। अभिक्रिया उल्टी नहीं आएगी, अभिक्रिया का मतलब है उल्टी नहीं आएगी, लेकिन अभिक्रिया का जो वेग है वो घट जाएगा। तो सांद्रता परिवर्तन का प्रभाव क्या है, या सांद्रण का क्या प्रभाव है कि अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग जो है वो बढ़ जाता है। अभिकारक की प्रकृति, दूसरा क्या है, अभिकारक होते हैं ध्रुवीय, अध्रुवीय, आयनिक। अभिकारक कैसे, ध्रुवीय, अध्रुवीय और आयनिक। तो जब अभिकारक की प्रकृति कैसी होगी, ध्रुवीय होगी, तो वो क्रिया जो है वो जल्दी होगी। आयनिक में बहुत जल्दी क्रिया होती है।
पीछे भी हमने जब क्रियाएं पढ़ाई थी तो उसमें आयनिक अभिक्रिया आई थी। तीव्र वेग की अभिक्रिया जो होती है वो आयनिक अभिक्रिया होती है, अर्थात तीव्र वेग से होती है। तो धनायन ऋणायन जो है वो बहुत तीव्र वेग से एक दूसरे को आकर्षित कर लेंगे और अभिक्रिया का वेग जो है वो बढ़ जाएगा। तो अध्रुवी में क्या होता है, वो कण जो होते हैं वो टूटे हुए नहीं रहते हैं, उन कणों को तोड़ना पड़ता है। जब उनको कणों को तोड़ना पड़ेगा तो हमें समय और ऊर्जा जो है वो कणों को तोड़ने में खर्च हो जाएगी, और जब कण टूटेंगे उसके बाद वो क्रिया करेंगे। तो ध्रुवीय में आयनिक में क्या है, पहले से ही टूटे मिलते हैं तो टूटने में ऊर्जा खर्च नहीं होती है, इसलिए अभिक्रिया फास्ट हो जाती है। ध्रुवीय में क्या है, ध्रुवीय में क्या होते हैं, पहले से टूटे हुए नहीं होते हैं, वो आंशिक ध्रुवीय होते हैं, अर्थात धनायन ऋणायन में वियोजित होते हैं लेकिन पास पास जुड़े रहते हैं। उनको तोड़ने के लिए भी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है और उसके साथ समय भी खर्च होता है। तो आयनिक से क्या होगा, आयनिक से जो ध्रुवीय हैं उनमें थोड़ा वेग जो है बढ़ जाता है। अध्रुवीय में क्या होता है, अध्रुवीय में मैंने बताया था कि पहले अध्रुवीय को तोड़ा जाएगा, ऊर्जा खर्च होगी, समय खर्च होगा, टूट करके वो आयन बनाएंगे, समय खर्च होगा, ऊर्जा खर्च होगी, उसके बाद कहीं जाके क्रिया करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि समय भी खर्च ज़्यादा हो रहा है और ऊर्जा भी खर्च हो रही है और उत्पाद हमें कम मिल रहे हैं। ऐसे अभिकारकों की प्रकृति में अभिक्रिया का वेग जो है वो प्रभावित हो जाता है। अगला है ताप का प्रभाव। ताप के प्रभाव में क्या है कि ए बी और बी, ए मान लो ए और ए, यानी ए और ए के कण ये क्या करेंगे, जब आपस में टक्करें करेंगी तो टक्करें करने के लिए इनके लिए ताप की जरूरत पड़ेगी। अब टक्करें जब करेंगे तो उनकी ऊर्जा चाहिए और ऊर्जा इनके पास है नहीं, हम ऊर्जा क्या दे रहे हैं, ताप से। जब ताप से ऊर्जा देंगे तो इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी, इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, और जब गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो ये कण जो है वो आपस में क्या करेंगे, टक्करें करेंगी। जब टक्करें करेंगे आपस में तो ये टूटेंगे तब क्रिया का वेग बढ़ेगा, जो हमने पीछे बताया। तो ताप बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग जो है वो बढ़ जाता है। बताया यहाँ तक गया है। ग्राफ ही आगे बताएंगे कि प्रति 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर, ताप वृद्धि से अभिक्रिया का जो वेग है वो 2 से 3 गुना बढ़ जाता है, 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। तो हमने क्या लिखा, जो स्थिरांक है वो के, या अभिक्रिया वेग बराबर क्या होगा, केल्विन, यानी केल्विन में ये हमने क्या लिया, केल्विन प्लस 10 डिग्री सेल्सियस, या हमने केल्विन स्थिरांक ले लिया। चलो के मतलब यहाँ पर क्या करेंगे, हम पहले अभिक्रिया का ताप हमारा क्या हमने ले लिया T, डिग्री सेल्सियस में ले रहे हैं, प्लस हमने 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, अपॉन क्या है, अपॉन T डिग्री सेल्सियस है। तो अभिक्रिया का वेग जब क्या होगा, वो 2 या 3 गुना बढ़ जाएगा, 3 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, T डिग्री सेल्सियस पे जो स्मॉल t डिग्री सेल्सियस है उस पे, और स्मॉल t डिग्री सेल्सियस वेग का स्थिरांक क्या है, ऐसे भी लिख सकते हैं। वेग बराबर क्या हो गया, k इंटू टी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस अपॉन क्या होगा, k इंटू टी डिग्री सेल्सियस, या डिग्री सेल्सियस ले लिया, यानी स्मॉल t डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया का ताप, स्मॉल t डिग्री सेल्सियस अभिक्रिया का ताप। तो 10 डिग्री बढ़ाएंगे तो क्या होगा, 2 से 3 गुना क्या होगा, बढ़ जाएगा, 2 से 3 गुना, 2 गुना भी बढ़ सकता है और 3 गुना भी बढ़ता, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। कारण कुछ नहीं है, कारण यही कि अभिक्रिया का जब ताप बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया के कणों की, यानी अभिकारकों के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो टक्करों की संख्या बढ़ेगी, और टक्करों की संख्या बढ़ेगी तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। उत्प्रेरक का प्रभाव क्या है, तो उत्प्रेरक के प्रभाव में हम क्या देखेंगे, हमारे पास एक जो होता है वो ग्राफ होता है, हमने इस तरीके से ये ग्राफ ले लिया। ठीक है, अब इस ग्राफ में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अभिक्रिया का वेग ले रहे हैं, यानी निर्देशांक, अभिक्रिया का वेग निर्देशांक, और यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, ऊर्जा। ठीक है, यहाँ पर क्या ले रहे हैं, ऊर्जा। ये हमारे अभिकारक जो हैं वो यहाँ से चलेंगे, यानी कुछ समय उठाएंगे यहाँ से, क्योंकि अभिकारक की सांद्रता होती है, वो आपस में क्या करेंगे, टक्करें करेंगे, और अभिक्रिया क्या बनाएगी, उत्पाद बनाएगा। ये जो रेंज है, ये रेंज कहलाती है सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा। इसका मतलब क्या है, हमने ले लिया A
प्लस बी अभिकारक, और हमें बनाना क्या है, उत्पाद, यानी ये हमें कोई अभिक्रिया करानी है। तो ए और बी क्या कर रहे हैं, ए आपस में टकरा रहे हैं, बी आपस में टकरा रहे हैं, ए और बी दोनों आपस में टकरा रहे हैं, इनकी क्या हो रही है, टक्करें हो रही हैं। और टक्करें हो रही हैं तो टक्करें हम क्या करेंगे, यहाँ से करेंगे, तो ए और बी टक्करें करके ऊपर जा रहे हैं, ए और बी टक्करें करके ऊपर जा रहे हैं, ए और बी टक्कर करके ऊपर जा रहे हैं, लेकिन इस रेंज को पास नहीं कर पा रहे हैं। ये जो रेंज है ना, ये ढलान से नीचे ही रहे, यहाँ दौड़ लगा। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको कह दिया जाए कि ये ऊंची चढ़ाई है, इस चढ़ाई पर आपको चढ़ना है, तो आप पीछे से भाग भाग के आएंगे, और जब आप पीछे से भाग भाग के आएंगे तो यहाँ चढ़ेंगे। लेकिन चढ़ने का है, कभी कभी होता है कि यहीं तक चढ़ के पीछे लौट जाते हैं, कभी होता है कि यहाँ तक चढ़ के पीछे लौट जाते हैं, कभी होता है यहाँ तक चढ़ के पीछे लौट जाते हैं। लेकिन जब तक आप इस फ्लो पर नहीं पहुँचेंगे तब तक आप जो है आगे की ओर मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। तो वही यहाँ होता है कि ए और ए के कण, बी और बी के कण, ए और बी के कण आपस में क्या कर रहे हैं, टक्करें कर रहे हैं और इस चढ़ाई के ऊपर चढ़ रहे हैं। लेकिन जो एक्टिवेशन एनर्जी यानी सक्रिय ऊर्जा का, इनकी क्रियाशीलता, उत्पाद बनाने की जो क्रिया है, उसका ग्राफ कुछ बहुत ऊंचा है। तो ग्राफ जब बहुत ऊंचा है तो ये ऊपर तक नहीं पहुंचेंगे, ऊपर तक नहीं पहुंचेंगे तो क्रिया करेंगे नहीं, अर्थात इनकी सक्रिय ऊर्जा जो है वो ज़्यादा हो जाती है। जब हम उत्प्रेरक नहीं मिलाते तब बिना उत्प्रेरक के ये है। अब हम क्या कर देंगे, उत्प्रेरक मिला देंगे, तो उत्प्रेरक मिलाने पे ये ग्राफ का जो सक्रिय ग्राफ है वो हमारा नीचे हो जाता है। एक्टिवेशन एनर्जी कैसी होती है, कम, यानी हमारा रेंज कहाँ आ गया, यहाँ पर। तो जो टक्करें कर रहे थे वो टक्करें क्या है करके यहाँ पर सफल हो जाएंगे और यहाँ से बाहर आगे निकल जाएंगे। यानी ए और बी के पास जो सक्रिय ऊर्जा थी वो ग्राफ कैसा कर दिया, छोटा कर दिया। यानी आपने लंबी कूद देखी होगी, ऊंची कूद देखी होगी। अब ऊंची कूद में व्यक्ति उधर से दौड़ के आता है और कूदता है, जब उसको लगता है कि हमारी जंप से भी ज़्यादा ऊंचा है तो वो जंप नहीं कर पाता, भाग के तो आता है लेकिन जंप नहीं कर पाता। फिर हम करते क्या हैं, हम उत्प्रेरक मिला करके उसकी जो लेंथ है ना उसकी कम कर देते हैं। जब उसकी लेंथ कम कर देते हैं तो वो उत्प्रेरक जो अभिकारक है वो आकर के, यानी धावक जब आता है तो इस रस्सी को या इस लंबाई को पार करके आगे निकल जाता है, दौड़ जाता है, ऊंची कूद हो जाती है। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर जो है वो उत्प्रेरक मिला के इनकी सक्रिय ऊर्जा की जो रेंज है वो कम कर देते हैं। कम कर देते तो जितनी भी टक्करें अप्रभावी रहती थी वो प्रभावी होके आगे की ओर बढ़ जाती हैं। तो उत्प्रेरक मिलाने पर अभिक्रिया का वेग जो है वो बढ़ जाता है। कारण क्या है कि उनकी सक्रिय ऊर्जा जो है वो कम हो जाती है। सक्रिय ऊर्जा क्या होती है, कम हो जाती है। भौतिक अवस्था, अब भौतिक अवस्था अपने पास क्या है, ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस। तो ठोस में जो कण होते हैं वो कण बहुत पास पास होते हैं और इकट्ठे एक समूह में रहते हैं। तो सारे कणों की जो है वो गतिज ऊर्जा नहीं होती। मान लो हमारा ये पृष्ठ है, ये ठोस है, तो इसके अंदर भी क्या है, कण भरे हुए हैं। अब ये अंदर जो कण भरे हैं वो थोड़ी आपको क्रिया करेंगे, वो तो तब क्रिया करेंगे जब वो फूटेंगे। इनके पृष्ठ पर जो कण हैं वही तो क्रिया करेंगे, भाई इनके पृष्ठ पर जो कण हैं वही क्रिया कर सकते हैं, ये सारे कण क्रिया नहीं करेंगे। लेकिन जब हम इसको क्या कर देंगे, ठोस से द्रव में कन्वर्ट कर देंगे, तो द्रव में कण क्या होते हैं, सारे कण जो है वो बिखर जाएंगे ऐसे। अब सारे कण बिखर जाएंगे तो सारे कण इसमें क्या करेंगे, अब क्रियाशील हो गए। और जब इनके बीच आगे की ओर कर देंगे तो इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी और हर एक कण जो है वो क्रिया करने के लिए एक्टिव हो जाएगा। तो ठोस पदार्थों की अपेक्षा गैस और द्रवों में क्रियाशीलता जो है वो बढ़ जाती है, क्रिया वेग बढ़ जाता है। एग्जाम्पल हम देख रहे हैं क्या, कि जब हम किसी लकड़ी को लेते हैं, मोटी लकड़ी लें और उसको जलाएं तो बहुत धीरे धीरे जलेगी। जलाने का बहुत प्रयास करेंगे, माचिस की तीलियां लगाएंगे, जलाएंगे, लेकिन असफल रहते हैं। हम क्या करते हैं, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ देते हैं और फिर उसमें हम क्या करते हैं, आग लगाते हैं तो जल्दी आग लगती है। पिंड के अपेक्षा उसको फाड़ करके लकड़ियाँ को ढेर बना दिया जाए तो लकड़ी की आग क्योंकि उसके सारे पृष्ठ जो अंदर थे वो सब क्रियाशील हो गए। यहाँ भी नीचे एक और हमारा ठोस कहाँ गया, ये ठोस अवस्था गया, ठोस अभिकारकों का पृष्ठ यही है। अगर उसका पृष्ठ पृष्ठ बढ़ा दिया जाए, अभिकारकों का पृष्ठ बढ़ा दिया जाए, चूर्ण कर दिया जाए तो उनकी अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। अब क्या किया हमने, फिर हमने उनकी छीलन बना दी, लकड़ी जो है उसको छील के पतला पतला कर दिया। अब उसमें आग लगाएं आप, जल्दी लगेगी आग।
समझा गया। तो इसी प्रकार क्या है, यही ठोस के पृष्ठों का है, ठोस अभिकारकों का पृष्ठ, ठोस अभिकारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो अभिक्रिया जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि हर कण जो है वो एक्टिव हो जाता है। वही कार्य यहाँ पर है कि भौतिक अवस्था का प्रभाव, अगर उनकी भौतिक अवस्था ठोस में है तो क्रियाशीलता कम होगी, द्रव में है तो क्रियाशीलता बढ़ जाएगी, और गैस के अंदर पहुँचा दिया है तो क्रियाशीलता और बढ़ जाएगी। तो ये दोनों कण जो है वो यहाँ पर एक्टिव हो गए। अगला ले रहे हैं विकिरण का प्रभाव। विकिरण का प्रभाव क्या है, विकिरण का मतलब होता है ऊष्मा। विकिरण का क्या मतलब होता है, ऊष्मा। कि अब देखिए हमारे पास क्या है कि ए और ए, यानी कोई एक कण है तो ए और ए के बीच में ये बॉन्ड लगा हुआ है। ए और एक कण के साथ में ये जो कण है वो आपस में किसी बॉन्ड के द्वारा बंधे हुए हैं। हम क्या करेंगे भाई, इनको पहले तोड़ेंगे, तो तोड़ने के लिए हम ऊर्जा देंगे। अब हमारे पास तो ऊर्जा है नहीं, ऊर्जा कहाँ से लेंगे, या तो हमारे दूसरे पदार्थों से लेंगे, या विलयन से लेंगे, या कहीं से और से लेंगे, वायुमंडल से ऊर्जा लेंगे। तो इनकी गति जो होगी वो धीरे धीरे होगी और क्रियाशीलता भी कम होगी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम जब विकिरण दे रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं, तो जब ऊष्मा देंगे तो ये वाला बॉन्ड ऊष्मा के द्वारा तोड़ दिया जाएगा। जब ये वाला बॉन्ड ऊष्मा के द्वारा तोड़ दिया जाएगा तो भाई जो ऊर्जा हम ऊष्मा में तोड़ने में खर्च करते थे वो ऊर्जा जो है वो ऊष्मा के द्वारा दे करके और उनके बॉन्डों को तोड़ दी जाता है। तो जाहिर सी बात है कि अभिक्रिया का वेग जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये कह रहा है अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक रहे। अगले वीडियो में हम आपको फिर बताएंगे वो क्या होगा। अगले वीडियो में अभिक्रिया के वेग की सांद्रता पर निर्भरता, अभिक्रिया के वेग की सांद्रता पर निर्भरता, ठीक है, वो आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए लेते हैं हम आपसे विदा, होते हैं जुदा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियो को और लेते रहिए कुछ ज्ञान। जय हिंद, जय भारत।